कुछ वार्म अप टारगेट्स टाइप की चीजें हो सकती है। वार्म अप टारगेट्स का मतलब होता है कि हम 2-3 मिनट के लिए वार्म अप करें और उसके बाद में हम आंसर लिखने लग जाएं। वो थोड़ा सा आपको उस आंसर की तरफ आपका माइंडसेट बनाता है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैं हर घंटे में बैठकर 7 या 8 मिनट के लिए एक आंसर लिख रहा हूँ, मैंने ये हैबिट बनाई। या हो सकता है मैंने 2 घंटे में मुझे एक बार एक आंसर लिखना है, मैंने ये हैबिट बनाई। वो सिचुएशन होगी कि मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन हॉल में कुछ हंगामा भी हो गया है। मान लीजिए कुछ ऐसी चीज हो गई है कि कोई चिट लेकर आया है, वो पकड़ा गया है, टीम आ गई है, वहां पर पुलिस आ गई है, ये हो गया वो हो गया। वो सारी चीजें आपको फोकस्ड रहने की तरफ, ये प्रैक्टिस हमें रोज करनी होगी। अदरवाइज नॉलेज होते हुए हम नहीं लिख कर आएंगे और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे। मैं ये नहीं चाहता कि इस ग्रुप में जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसके साथ में हम वो लूप होल्स भी रखें जिनको जनरल ह्यूमन एरर्स कहा जाता है। वो ह्यूमन एरर्स हमें यहाँ से हटानी होगी, वो रिमूव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आता है। आप लोग अगर चाहें आपके पीछे बैकग्राउंड नॉइस नहीं हो तो अनम्यूट हो सकते हैं ताकि हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाए, अदरवाइज फिर मैं सीधा आंसर पर आ जाऊंगा। क्या ये क्वेश्चन की डिमांड हमें समझ में आती है कि इसमें क्या यस लिखना था? सर। क्या लिखना था? सर इसके अंदर बताना है हमें कि ऐसे उस टाइम पे क्या ऐसा नया जागरूक चीजें आई जिससे लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ अपने हक की लड़ाई करने की वो आई मजबूरियां, सरकार के क्षमता अंदर आई, आइडियोलॉजी। और कोई? नितेश, राजेश, हितेश? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इसकी डिमांड हमें समझ में आई थी? सर एक्चुअली ये फ्रांस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन पहली बार ऐड हुआ है ना सर, हाँ तब हाँ। इसको बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया भी नहीं है सर, मतलब अच्छा चलिए, एक चीज मैं पढ़ा। बता देता हूँ। अच्छा, हमने पढ़ा नहीं है। हम्म। जहां तक मुझे पता था ये होता था कि शायद 90 डेज आप लोगों को दिए जाते थे। इस बार 90 डेज थे क्या कभी भी मेंस होने और सिलेबस डिक्लेरेशन के बीच में? 90 डेज है सर। है, 90 डेज थे इस बार भी शायद, है ना? इसीलिए कोई क्लेम नहीं कर पाया इस चीज को, अदरवाइज ये मामला कोर्ट में चला जाता है कि इतनी जल्दी आप मेंस क्यों करवा रहे हैं। अगर ओमिक्रॉन आपका साथ दे तो हो सकता है कि मेंस पोस्टपोन हो फोर्टी जाए। फाइव डेज सर है। अच्छा, 45 डेज का रूल है क्या? इतना ही प्रोविजन होता है, लेकिन 90 ही दे रहे हैं इस बार इन्होंने, मतलब प्रोवाइड किया है, सफिशिएंट डेज दिए हैं सर, ऐसा नहीं है मतलब। वो सफिशिएंट दिए हैं, बट सिलेबस सडनली चेंज करना गलत होता है, ये नहीं करना चाहिए। नहीं सर, सिलेबस चेंज नहीं किया, कुछ टॉपिक ऐड किए हैं कुछ उन्होंने, टॉपिक्स ऐड किए हैं, हाँ हाँ। और कुछ इधर के उधर किए उन्होंने। अच्छा चलिए, एक चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ। दार्शनिक की जब भी बात आती है, ये क्वेश्चन किसी और रेवोल्यूशन के लिए भी आ जाए, मान लीजिए अगर ये इंडियन रेवोल्यूशन के लिए भी आ जाए और वहां पर ये स्थिति है कि हम तो कुछ जानते ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर ये पूछ ले, ठीक है। एक चीज याद है क्या, हमारे यहाँ के एक इनकारनेशन हुआ था। इनकारनेशन का मतलब होता है कि हमने एक मूर्तवाद को डेवलप किया था, मतलब भारत माता। जी सर। ये सडनली हमारे पोस्ट जो रिवोल्यूशन पीरियड था 1930s के बाद का, उसमें ये चीज डेवलप हुई थी। तो ये कभी भी किसी भी देश के लिए आर्टिस्ट जो होंगे, ये हमेशा याद रखना, आर्टिस्ट का रोल वो होगा कि वो एक पर्सपेक्टिव देते हैं जनता को। उसमें दार्शनिक भी आएंगे, उसमें कलाकार भी आएंगे, उसमें राइटर्स भी आएंगे, उसमें सब आते हैं। ठीक है, इसमें जो प्ले करते हैं, जो नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं, वो भी आते हैं, राइटर्स भी आते हैं। ये सभी इन सब में आएंगे। हो सकता है उनमें सॉन्ग्स भी आए, जो गीत लिख रहे हैं, नए गाने लिख रहे हैं। अभी कल परसों मैंने एक कोई वीडियो के बारे में सुना था कि वो बहुत वायरल हो रहा है यूपी में, यूपी इलेक्शन के टाइम पर। उसके वर्ड्स हैं कि जो भगवा को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ठीक है, वो एक ऐसी चीज है कि वो लोगों को जोड़ती है, कि आपके जो साइकोलॉजी है उसको हिट करती है। या फिर आपको पता होगा, एक लड़का था शाहीन बाग प्रोटेस्ट के टाइम पर,
उसने एक पोएम लिखी थी, सब याद रखा जाएगा, और उसने बहुत सारे लोगों को उससे जोड़ा था। तो ये कहीं पर भी अगर कोई प्रोटेस्ट या कुछ स्टार्ट होगा तो उसमें आर्टिस्ट की हमेशा एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो इंटेलेक्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, उनकी हमेशा बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि जब भी आप इंट्रो लिखें, इस इंट्रो को इस तरह से लिखना होगा कि किसी भी रेवोल्यूशन के लिए उस देश के या उस क्षेत्र के आर्टिस्ट हमेशा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स में से एक होते हैं कि वो लोगों में जागृति लाते हैं, उनकी भावनाओं को बॉइलिंग ब्लड सिचुएशन या उद्वेलित करते हैं। इस तरह से आपको इंट्रो लिखना होगा 20 वर्ड्स में। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं 18th सेंचुरी में यहाँ पर कौन कौन से दार्शनिक हुए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अब ये समझना है कि इन्होंने इन जो मोनार्क गवर्नमेंट है, इनकी जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी की इनएफिशिएंसी, अक्षमता को अनावृत किया था, और साथ ही जनता को सत्ता की चुनौती हेतु जागृत किया था कि जनता सत्ता को चुनौती दे। तो उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिससे कि लोग इस तरफ आगे बढ़े कि हम सत्ता को चुनौती दें, अथॉरिटी को हम चैलेंज करें। पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूं। सबसे पहले ये लिखिएगा इसमें कि यहाँ पर कौन कौन से फिलोसोफर्स हुए थे। उसमें नाम आएगा वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू, ये मेन थे। अब अगर ये क्वेश्चन 100 वर्ड्स में आता है तो हमें एक एक ब्रीफ लाइन इनके साथ में लिखनी होगी। मान लीजिए अगर ये 3 लोग थे तो अराउंड 60 वर्ड्स हमें इनके लिए देने होंगे कि इन्होंने इनमें से किसने क्या किया था। सबसे पहले मैं आता हूं रूसो पर। सर नेपोलियन बोनापार्ट का जिक्र नहीं करेंगे क्या यहाँ पर? नेपोलियन बोनापार्ट वाज नॉट अ फिलोसोफर। उसका फिलोसोफी, नेपोलियन बोनापार्ट दार्शनिक नहीं था। ही वाज नॉट अ फिलोसोफर। ओके। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड। देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी इन सेवरल कंडीशंस अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आंसर लिखते लिखते डिस्ट्रैक्ट होते हैं और एग्जिस्टिंग नॉलेज हम पर हावी होने लगता है, तो एक प्रैक्टिस कीजिएगा कि हम आंसर लिखते लिखते फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। रीड द क्वेश्चन 2-3 टाइम्स while writing the आंसर। वो आपका फोकस वहां पर बनाए रखेगा और आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आपको पुश करके किधर और तरफ ले जा रहा होगा ना, वो कंट्रोल करेगा क्या ये पूछ रहा था क्या नहीं पूछ रहा था। दैट्स इट। श्योर सर। ठीक है, ये प्रैक्टिस एक बार करना। ये 10-15 दिन में ये हैबिट होने के बाद हम डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएंगे। ये ऐसा बहुत ज्यादा सजेस्टेड होता है जिन लोगों के साथ होता है। ऐसे में ऐसा बहुत ज्यादा बार होता है। यूपीएससी में जो ऐसे वाला पेपर होता है उसमें हम ये गलती करते हैं कि हम भूल जाते हैं क्या लिखना था। तो बार बार आपको उस चीज पे आना होता है कि हमने जो फर्स्ट में स्ट्रक्चर बनाया है कि मैं किस जो बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट, कि मैं किस ब्लूप्रिंट पे लिखूंगा। एक और चीज आपके लिए सजेस्टेड हो सकती है कि ऐसे आंसर्स को आप ये लिख लें कि मैं इसको किस अप्रोच से लिखने वाला हूँ। सर एक चीज और है जो अक्सर मेरे माइंड में आती है और आरपीएससी में बहुत पूछते हैं सर, ये जैसे 2 वर्ड्स होते हैं सर, एक तो होती है प्रकृति और एक होता है स्वरूप। अब इन दोनों में मतलब बेसिक डिफरेंस क्या होता है? क्या दोनों एक ही होते हैं या कुछ अंतर होता है, क्या है? जैसे मान लो 1857 की क्रांति पूछ ली, अब उसकी प्रकृति पूछ ली, कभी उसका स्वरूप पूछ लिया, क्या है मतलब? इंग्लिश में देखिए ना, इंग्लिश में देखा कीजिए टर्म, वहां पर सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है। पेपर के लिए भी जब भी नोटिफिकेशन आता है क्लियर लिखा हुआ होता है कि जो टर्म इंग्लिश का होगा, और इंग्लिश में मतलब
जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा हुआ होगा वो ही मान्य होगा। नहीं तो मान्य तो हमारे होगा को सर, वो लेकिन चीज कुछ तो अंतर। हाँ नहीं है ना। सर फिर अगर उन्होंने नेचर स्वरूप लिखा तो है, टाइम हाँ स्वरूप तो टाइमलाइन भी कर सकते हो ना, स्वरूप तो टाइमलाइन बोल के टाइमलाइन में हुआ था। नहीं नहीं नहीं, नहीं होता। ये हमारी गलतफहमी है, हम फिर गलत जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर वो, हमेशा ये याद रखना कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहले इंग्लिश में बनते हैं और उनकी हिंदी की जाती है, ये हमेशा याद रखिएगा। गूगल तो ट्रांसलेट। अगर वो, यस, गूगल ट्रांसलेट नहीं, हो सकता है आरपीएससी नहीं करती है इतना, यूपीएससी लेती है, बट जो पेपर है वो हमेशा इंग्लिश में बनता है। अगर उन्होंने स्वरूप पूछा है, मान लीजिए वो पर्सपेक्टिव पूछ रहे हैं कि इसका क्या पर्सपेक्टिव था, ये किस नजरिए से देखा गया था, आंदोलन क्यों हुआ था, तो वो वहां पर टर्म इंग्लिश का आप रेफर कीजिए, उससे आपको ज्यादा क्लियर गाइडेंस मिलेगा कि हमें किस ट्रैक पर आगे बढ़ना। ओके। ठीक है, तो ये दो चीज है कि रीड ट्वाइस और थ्राइस योर क्वेश्चन व्हाइल आंसरिंग इट, एंड हो सके तो 10-15 दिन के लिए ट्राई करना कि हम पहले ब्लूप्रिंट बना लें ऑफ की डिमांड्स, कि मैं इसको किस तरह से लिखने वाला हूं, या इसको मैं कहूं तो सीक्वेंस, कि मैं किस सीक्वेंस में लिख रहा हूं। ये आप मेरे क्वेश्चंस के साथ जरूर कीजिए अगर कर सकें। आपको इसमें 30 सेकंड ज्यादा लगेंगे, बट आपके माइंड में इससे क्लियर एक क्राइटेरिया बन जाएगा कि मैं ये चीज इसमें लिखने वाला हूं, और हमें खुद को फील हो जाएगा कि क्या मैं सही लिख रहा हूं, हम इधर से उधर जंप नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, रूसो पर आते हैं। रूसो ने एक थ्योरी दी थी, दैट वाज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक बार लिख देता हूं। और एक और थ्योरी रूसो ने दी थी, पॉपुलर सोवरेंटी। ये होता है लोक संप्रभुता, और ये होता है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। ये दोनों इन्होंने दिया था। पॉपुलर सोवरेंटी का सिद्धांत ऐसा था जिसने फ्रेंच और अमेरिकन, सर एक बार इनके हिंदी नेम्स रिपीट करना सर। हाँ, सामाजिक समझौता, मैं लिख ओके। देता हूं, सामाजिक समझौता का सिद्धांत। और ये है लोक संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेंटी। आप लोगों के टाइम कंस्टेंस वाली बात है, मेरा मैंडेट ये है कि मैं आप लोगों को 1 घंटे में ये क्वेश्चन करवा दूं, बट कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि उसमें टाइम लग जाता है। तो अ, मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा कि शुड आई एक्सप्लेन समथिंग और नॉट। अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोग ये फील करते हैं कि हमारा टाइम ज्यादा चला गया, तो फिर वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा डिलेमा की सिचुएशन हो जाती है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर सामाजिक जैसे समझौता, जैसे सर आप कुछ लिखने का हो ना, तो उसको आप हमें बोल के लिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम रह जाता है, कंज्यूम हो मैं जाता है। नहीं लिख रहा क्योंकि होता सर हूँ यहाँ पर, आप आप माउस जानते से हैं कि लिख मैं, रहे हो। नहीं नहीं, माउस से नहीं, मैं पेन पैड से लिख रहा हूँ, वो अच्छा कोई पेन इशू पेन। नहीं। जी जी हाँ। माउस से नहीं लिखा जाता। नहीं एक्चुअली सर मैं भी टीचिंग फील्ड में ही हूँ, तो अच्छा मैंने अच्छा, भी ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो मैंने माउस का यूज किया था उस टाइम। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे को थोड़ा ज्यादा बल्क में करना पड़ता है, तो वो अ, ठीक है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत ये था कि रूसो ने ये बताया था कि जो सोसाइटी है ओवरऑल वो गवर्नमेंट के साथ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉइंट से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा, ये गवर्नमेंट के साथ या अथॉरिटी के साथ एक समझौता करती है। समझौता किस चीज का? पहले हम लोग बारबरिक हुआ करते थे, हम लोग आपस में लड़ा करते थे, और हमारे को ये होता था कि हमें सिक्योरिटी चाहिए एक्सटर्नल, ताकि स्टेबिलिटी रहे और हम लोग पीसफुल रह सके। जब भी सेटलमेंट होने लगा, जब लोग घर बसाकर बसने लगे, और जो हम नोमेडिक लाइफ स्टाइल होती थी, हम आखे तक होते थे, आखे तक से जब हम सामाजिक व्यवस्था में आए सर तो, मैं थोड़ा सा एक बार आपको बीच में रोकना चाहूंगा यहाँ पर। यस यस, सर थोड़ा सा आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, मतलब क्यों हुआ था, ये क्रांति क्यों हुई थी? ये आपको पढ़ना पड़ेगा इस बारे में, ये बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा तो है सर, लेकिन ये थोड़ा लंबा सा हो अगर। जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन मोस्टली इसलिए हुआ था कि वहां के जो मोनार्क थे, वहां का जो राजा था लुई निरंकुश 16 और शासन ये था, व्यवस्था है। निरंकुश शासन व्यवस्था के अगेंस्ट था। और ये वो रेवोल्यूशंस हैं जो अर्ली एज में
अर्ली मिडाइवल एज के बाद जो मॉडर्न वर्ल्ड था, उस मॉडर्न वर्ल्ड में इन्होंने डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करी थी, क्योंकि यहाँ पर वही बात है कि पुनर्जागरण के जो प्रभाव आने लगे थे उसमें ह्यूमन सेंट्रिक या मानव केंद्रित व्यवस्थाएं आने लगी थी। और मैं यही बता रहा हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के पीछे दार्शनिकों का क्या योगदान था। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेवोल्यूशन हुआ मतलब क्रांति हुई थी, और क्रांति उन मोनार्क के अगेंस्ट थी जो तानाशाह थे या जो राजा थे, और लोगों ने उनके अगेंस्ट क्रांति करी थी। वो सर ऐसा क्या काम करते थे, मतलब वो ऐसा क्या काम करते थे? ऐसा काम कौन से? जैसे इटली में सर, जैसे वहां तो चर्च के अगेंस्ट हुआ था, तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा आइडिया है, एक्चुअली मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ये वाला टॉपिक। यहाँ पर एक्सप्लॉइटेटिव टैक्सेशन था मोस्टली, जो शोषण और दमनकारी जो टैक्स सिस्टम था वो बहुत ज्यादा था लोगों के लिए। ऐसा कहा जाता है कि वहां की जो रानी थी, एक कोट कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा एक एग्जांपल से, कि ऐसा कहा था कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, उनके पास ब्रेड नहीं उनको अवेलेबल हो पाती थी। तो जब ये बात वहां की रानी तक पहुंची थी तो रानी ने ये कहा था कि अगर वो ब्रेड नहीं खा सकते तो वो केक क्यों नहीं खा लेते। वो इतने ज्यादा डिस्कनेक्टेड थे, अगर उनको ब्रेड नहीं मिल रही तो वो केक क्यों नहीं खा लेते, वो ब्रेड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आदमी को जब बेसिक रोटी नहीं मिल रही है तो उसको केक कहाँ से मिलेगी। वो इतने ज्यादा डिस्कनेक्टेड थे कॉमन पीपल और उनकी प्रॉब्लम से। मतलब दरअसल हकीकत के बारे में उनको ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था, वो सिर्फ अपने टैक्स कलेक्शन पे ध्यान देते थे और उसको यूज करते थे। ठीक है, ये चीज हमारे को आज इस चीज में भी आएगी कि ब्रिटिश जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें ऐसे क्या कारण थे और हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सका था। इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे देश में क्यों स्टार्ट नहीं हुआ, ब्रिटेन में क्यों स्टार्ट हुआ था, वो चीजों में भी ये चीज आएगी। तो रूसो ने जो है सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया था कि समाज पीसफुली रहने के लिए सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम आपको टैक्स पे करेंगे और इसके बदले में आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। वो इंटरनल एक्सटर्नल होगी। इसमें आएगा लॉ एंड ऑर्डर इंटरनल में, कि ये आप मेंटेन करेंगे। अब जब रूसो ने सिद्धांत दिया है कि ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके बाद ही सरकारें सत्ता में आने लगी है, मतलब हमने किसी को ठेका दे दिया कि यहाँ पर पीस मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है, उसके बदले में आप कुछ पैसा हमसे ले लीजिए, वो हम पे कर देंगे, पर फिर हमें यहाँ पर शांति चाहिए ताकि हम शांति से अपने सोसाइटी को डेवलप कर सकें। उसको ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये फुलफिल नहीं कर रहे थे, इसलिए लोग इस तरफ बढ़े कि अगर ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होकर सेटलमेंट्स होने लगे हैं, जो आबादियां हैं वो बसने लगी हैं, तो फिर जब ये प्रूफ इस चीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इन्हें किस चीज का टैक्स दे रहे हैं। दूसरा, ये पबेड में पढ़ा है क्या सोवरेनिटी टर्म? एक चीज पढ़ी है क्या? पता है। पावर पढ़ा है क्या? पावर बिल्कुल पढ़ा है सर। पावर एंड अथॉरिटी में हाँ, पावर और सत्ता दोनों पढ़े हैं सर। हाँ ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? लेजिटिमेसी का सर, शक्ति का होता है ना, शक्ति का दीर्घकालीन अस्तित्व जो है वो सत्ता पर ही निर्भर करता है। शक्ति जब लेजिटिमेट है मतलब उसके साथ लोगों का समर्थन साथ में है, उसमें लेजिटिमेसी है, तब वो अथॉरिटी बनती है। हाँ, वैधता के साथ, वो वैधता के साथ अथॉरिटी बन जाती है। तो ये जो अथॉरिटी की बात है, इसने ये बताया कि ये पॉपुलर सोवरेनिटी होनी चाहिए। संप्रभु क्या होता है कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में डिसीजन ले सके, दैट इज सोवरेन, वो संप्रभु है। वो संप्रभुता पॉपुलर होनी चाहिए, मतलब लोगों से वो संप्रभुता प्राप्त की हुई हो, ऐसा नहीं हो कि आप तानाशाह हो। ये दो जो मेन डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, ये इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी रूसो ने। और ऑब्वियसली ये हमें दिख रहा है कि जो रीजंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जो कंडीशन थी उस टाइम के मोनार्क की, वो इन दोनों को फुलफिल नहीं कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। एक और चीज मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, अगर ये कंडीशन है कि कुछ टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े हैं, और जैसा कि आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम टीचिंग फील्ड से हैं, तो हमेशा ये याद रखना
कि ऑडियो विजुअल जो चीजें हैं ये हम जानते हैं कि वो ज्यादा इफेक्टिव होती है किसी भी चीज को लर्न करने में। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी अच्छे पर्सन ने जो टॉपिक्स पढ़ाए हुए हों, मान लीजिए आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए फटाफट से यूट्यूब पे सर्च करना, किसी अच्छे पर्सन ने पढ़ाए हुए हों, किसी रिनोन्ड टीचर ने, उसको जल्दी से स्पीड अप करके उसको सुन लेना है एक बार, ताकि हमें एक बार बैकग्राउंड पता चल जाए। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि हमने कितनी किताबें पढ़ी है या मैं कितनी किताबों का ढेर लगाकर मेरे पीछे बैठा हूँ। मैटर ये करता है कि मैं माइंड में वहां पर क्या लेकर गया। अब रिटेन वो कितना मुझे किसी ने समझाया है, रिटेन कितना करते हैं, माइंड में मेरे कितना रहा है, मतलब मुझे किसी ने समझाया है, मैंने बुक से पढ़ा है, या मैंने कहीं पर लिखा हुआ देखा है उससे मुझे समझ में आ गया, मैंने वीडियो देखा, ये चीजें मैटर नहीं करती। सो टू यूज सम स्मार्ट स्टडी टूल्स आई वुड सजेस्ट यू कि जल्दी से इन चीजों की वीडियोस देख लेना। चलिए सेकंड फिलोसोफर पर आता हूं। एक और चीज, सॉरी यहाँ पर कुछ एक चीज और छूट गई है, मैं लिख देता हूँ। ये 1 2 3 यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। इसको मैं फर्स्ट कर देता हूं ताकि ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सेकंड थर्ड यहाँ पर लिख रहा हूं। रूसो ने एक और बात बोली थी, सिविक रिलीजन, नागरिक धर्म। नागरिक धर्म हमें फॉलो करना चाहिए और नागरिक धर्म का हमें पालन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप पर्टिकुलरली किसी धर्म को मान रहे हैं और वो धर्म अगर आपस में क्लेशेस करवा रहा है, अगर मैं इंडिया की बात करूं जितनी डाइवर्स सोसाइटी है, और अगर धर्म के नाम पर हमारे यहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो वो बेटर हो सकता है कि हम एक सिविक रिलीजन की, हमारा नागरिक धर्म क्या है। जैसे कि आता है ना कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान, वो हमारे नागरिक धर्म में आएगा। तो वैसी चीजों को हम फॉलो करें इंस्टेड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि वो हमारे यहाँ पर इनस्टेबिलिटी ला रही है। तो हम किसी धर्म को, क्योंकि वहां भी सिचुएशन ये थी कि कुछ लोग मोनार्क जो धर्म को फॉलो करता था, कुछ लोग सिर्फ उसी को फॉलो करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो उन प्रैक्टिसेस के, चर्च की प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जा रहे थे। वो सोचते थे कि क्या वास्तव में लॉजिकल है कि जो चर्च ने कह दिया उसको हम एकदम फॉलो करें, क्या धर्म ने कह दिया वो एकदम फॉलो करना जरूरी है। तो उसने ये चीज दी थी कि आप लॉजिकल सोचिए और सिविक रिलीजन पर आइए। सेकंड चीज पर आ रहा हूं, वोल्टेयर। इनका नाम तो आपने सुना होगा, शायद राजस्थान पत्रिका में एक कोटेशन इनका जरूर आता है रोज। हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत हूँ या नहीं। फिर भी मैं आपके उनकी विचारों प्रकट करने की उसका, हाँ मैं आपके वो राइट्स का वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ। रिटर्न्ड फ्रॉम ब्रिटेन। एक बात याद रखिएगा, ब्रिटिश सोसाइटी है इन चीजों को पहले से फॉलो करने लग गई थी। ब्रिटिश सोसाइटी पहले से डेमोक्रेटिक होने लगी, ह्यूमन सेंट्रिक पहले होने लगी थी। पुनर्जागरण और धर्म सुधार जो है उनका इफेक्ट ब्रिटिश सोसाइटी पर पहले होने लग गया था। तो ये वोल्टेयर साहब वहां से नए नए पढ़कर आए थे और कुछ दिन ब्रिटिश रहकर आए थे। तो ये जब वहां से फ्रांस में वापस आए तो इन्होंने देखा कि ये ऐसा, यहाँ पर डिफरेंस क्यों है, वहां की जो फ्री सोसाइटी है वो फ्री सोसाइटी यहाँ क्यों नहीं है। इनको कंपेयर कर सकते हैं क्या? अगर ये कंपैरिजन पूछ लिया जाए, कर सकते हैं क्या इनको कंपेयर, कि वोल्टेयर जैसा कौन व्यक्ति आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पाते हैं? राम मोहन राय। राम मोहन राय, ठीक है, एग्जैक्टली। ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भूमिका राम मोहन वोल्टेयर ने निभाई थी, वैसी ही कुछ भूमिका राम मोहन राय ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एस्टेब्लिशमेंट में या उनकी नींव में राम मोहन राय का योगदान रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज को इंटरकनेक्ट कर देना। ये ब्रिटेन से रिटर्न होकर आए थे, और ब्रिटेन में क्या क्या चीजें थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस की फ्रीडम, एक और चीज थी ओपन क्रिटिसिज्म। ओपन क्रिटिसिज्म होता था, और एक ये बहुत बड़े फॉलोअर थे या एडमायरर थे
शेक्सपियर के। शेक्सपियर के बारे में पढ़ा है किसी ने? जी सर। शेक्सपियर के जो वो थे, इनके जो प्ले होते थे मोस्टली, ये जो राजतंत्र है उनकी मिमिक्री करते थे, उनकी नकल उतारा करते थे, उन चीजों का मजाक बनाया करते थे, और ये ओपन क्रिटिसिज्म पे आता था। तो जो वोल्टेयर वहां से लौटे थे, उन्होंने इस चीज को यहाँ पर इस चीज के लिए डिमांड करी थी कि ऐसा वहां पर होता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, एक और चीज वोल्टेयर की थी, दैट इज ये एक चीज के विरोधी थे वोल्टेयर, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का मतलब होता है संगठित धर्म। हमारे जितने भी धर्म है भारत में, अगर हम धर्म की बात करें तो वो भी संगठित धर्म है, क्योंकि हम संगठन में उनको फॉलो करते हैं। इन्होंने ये इसका अपोजिट दिया था, रिलीजियस टॉलरेंस। ये रिलीजियस टॉलरेंस के पक्षपात के पक्षधर थे, और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो है उनका विरोध करते थे। मतलब ये चर्च के विरोधी थे, यही लिख देता हूं कि ये चर्च विरोधी थे। ठीक है, क्या ये चीजें किसी भी देश में जहां पर धर्म और राजतंत्र हो, वहां पर क्रांति लाने के लिए सफिशिएंट है? जी सर। इन पॉइंट्स को हमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक और टर्म मैं यहां पर लिख देता हूं, एक पर्सन और थे, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ये लॉक के फॉलोवर थे। लॉक को पढ़ा है क्या? होब्स, जॉन लॉक, लॉक। रूसो, जॉन लॉक पढ़ा है क्या लॉक को? नहीं सर, हाँ अभी सर, ओके, था क्या एक साइकोलॉजी में दिया था था ये। इन्होंने, ये। स्पेशली क्या चीज दी थी? टायर। टायर। जॉन लॉक। जॉन लॉक शेक्सपियर मतलब ये आर्टिस्ट नहीं थे, ये फिलोसोफर थे जॉन लॉक। हाँ साइकोलॉजी में आता है सर। जॉन लॉक साइकोलॉजी में आता है? हाँ सर आता है। क्या चीज आई थी साइकोलॉजी में इनकी? रीट में पढ़ा था, भूल गए। चलिए, जॉन लॉक ने ह्यूमन सेंट्रिक जो कैपिटलिज्म है, ह्यूमन सेंट्रिक कैपिटलिज्म का मतलब इन्होंने ये कहा था कि जो इंडिविजुअल कैपेसिटीज है, व्यक्तिगत प्रतिभाएं हैं, उनका दमन नहीं करना चाहिए सरकार को, और इन्हीं के बेसिस पर कैपिटलिज्म आया था। इन्होंने जो फिलोसॉफी दी थी कि व्यक्ति को अपनी प्रतिभा से पूरा एक्सप्लोर करने की आजादी होनी चाहिए, और उस पर किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस, किसी तरह के बाउंडेशंस नहीं होने चाहिए। उनके बेसिस पर ही मॉडर्न जो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद जो डेवलप हुआ है, वो लॉक की थिंकिंग के बेसिस पर ही डेवलप हुआ है। तो ये मोंटेस्क्यू इनके फॉलोअर थे। अब ये चीज समझ सकते हैं, अगर ये ह्यूमन सेंट्रिक थे या ये मैन सेंट्रिक थे, ठीक है, तो मैन सेंट्रिक होने से क्या चीज हो जाती है? ऑब्वियसली ये अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे, और ये डेमोक्रेसी के सपोर्टर हो जाएंगे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे। इन्होंने दो काम किए थे। मोंटेस्क्यू के दो मेन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हैं, एक इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर, इसको इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में। पहली बार इन्होंने बताया था कि पावर का सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर तो आई थिंक आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, इन्होंने कंपेयर्ड मेनी सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। जितने वर्ल्ड की बहुत सारी गवर्नमेंट्स थी, उनके जो सिस्टम थे, इन्होंने उसका कंपैरिजन किया था।
ऑब्वियसली ये चीज वापस यहाँ पहुंच रही है कि ये जब ब्रिटेन से लौटे थे तो ये उसके प्रभाव में थे, और ये भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सिस्टम को, ब्रिटिश फ्री सोसाइटी को फ्रांस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो वहां पर रेवोल्यूशन के लिए ये तीन जो फिलोसोफर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सबसे इजी जो तरीका हो सकता है कि ये क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था, वो ये हो सकता था कि ये फिलोसोफर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, परंतु मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्स वे में दिया है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी हमें क्या लिखना है। ओके सर इसके अंदर अब अगर ऐसे हेलो हाँ हाँ सर, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ने के टाइम पे जो ये समझ में आता है कि रीजंस पूछ रहे हैं कि वहाँ के फिलोसफर ने क्या क्या किया, है हाँ ना, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन। तो अगर जैसे हम इसको सिंपल लाइन में लिख दें कि जॉन लॉक, रूसो, इन सब ने ये कहा, तो उसमें हाँ ये बाद लिखिए में ना, वही लिखना है। हाँ ये पॉइंट्स तो मैंने इसलिए बताए हैं कि अगर आप जब इसको वापस से रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद रहे कि इन्होंने किसने क्या जो थ्योरी है वो दी थी। आप लिख सकते हैं बिल्कुल इसको, और लिखकर मुझे भेजिए तो ये समझ में आएगा कि हमेशा ये याद रखना बेस्ट राइटिंग किसे माना जाता है। नेहरू ने जेल में रहते हुए कुछ इंदिरा गांधी को लेटर्स लिखे थे, उनके बारे में सुना है क्या, कभी पढ़ा है क्या? यस सर, यस सर, यस यस सर। ठीक है, वो कहा जाता है कि वो सबसे बेस्ट राइटिंग का एक एग्जाम्पल है। अगर आपको कभी ये पढ़ना है कि एक अच्छा राइटर कैसे लिख सकता है, और एक अच्छे राइटर की खासियत ये होती है कि वो हमेशा रीडर से बात कर रहा होता है। वो जब लिख रहा होता है तो वो पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और ये सीधा मुझसे बात कर रहा है। हमें उस फॉर्म में लिखना है, मतलब हम जब इन तीनों के बारे में लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इनको आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए लिख रहे हैं। ये 6 आइडिया हैं। रूसो ने क्या कहा है, वोल्टेयर ने क्या कहा है, मोंटेस्क्यू ने क्या कहा है, इसको हम जानते हैं। तो फिर हम उसको इस तरह से इंटरकनेक्ट करें लाइन को कि वो आपस में अलग अलग नहीं दिखे कि अब हमने अचानक से लाके यहाँ पर वोल्टेयर को बम की तरह गिरा दिया, फिर हमने अचानक से रूसो को गिरा दिया। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की तरह है। आप जितने उनके मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, जितने सूत्र हैं, उनको सिर्फ पढ़ेंगे उससे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करेंगे वो तभी आएगा। सर इसका कुछ इंडिया पे भी फर्क पड़ा था क्या फ्रांस की क्रांति का? बिल्कुल 100% पढ़ा था। हाँ। चलिए ये मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखवा दूंगा। फ्रांस की क्रांति का हमारे यहाँ पर जो किस सन में हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1800 में हो गई थी क्या? 1789 में वो बास्तिलिन गिरा दिया था क्या? कौन सा फोर्ट था, इसी में गिराया था क्या? 1700-1800 के आसपास फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था क्या? 1800 के आसपास हमारे यहाँ ऐसी कंडीशन थी कि हम रेवोल्यूशन करें? नहीं सर, पर हमारे यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गया था ना 1825 के आसपास से। वो धर्म सुधार आंदोलन हमारे यहाँ पर इंटरनल जो रिलीजियस रिफॉर्म्स है वो स्टार्ट हुए थे, पर क्या हमारे यहाँ पर रेवोल्यूशन वाली कंडीशन थी? सर थी 1807 सिपाही म्यूटिनी, वेल्लोर म्यूटिनी। वो म्यूटिनी थी, वो रेवोल्यूशन था क्या? उनमें डिफरेंस होता है। कहीं कहीं पर ये कंट्रोवर्सीज भी है कि 1857 की क्रांति क्या फ्रीडम स्ट्रगल था? ये पढ़ा होगा ना, ये था या नहीं था? सर उसको जो पुराने हिस्टोरियन है वो मानते हैं कि ये शुरुआत थी। ये सर इंडियन हिस्टोरियंस ही नहीं थे ना। इंडियन हिस्टोरियन तो मानते हैं कि वो एक स्वतंत्रता संग्राम था, वीर सावरकर भी यही कहते हैं, लेकिन ब्रिटेन के जितने ऑथर्स हैं वो इसको एक सिपाही विद्रोह कहते हैं। रीजन क्या है? कि हमारे यहाँ पर नेशनलिज्म नहीं था, राष्ट्रवाद का अभाव था ना। ये एक रीजन है। अब अगर हम ये देखें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1800 में वहां पर हुआ और इसके 10-20 सालों में हमारे यहाँ पर क्या ये चीजें आ चुकी थी या इनका इफेक्ट था? वो सडन इफेक्ट कुछ भी नहीं था। हमेशा याद रखना, जब आपसे पूछेंगे तो अगेन इसी चीज पर आना कि जब हमारे यहाँ के लड़के नए पढ़कर आए थे
राम मोहन राय टाइप के, तब उन्होंने इसको पढ़ा था और इसके 100 साल के बाद अराउंड हमारे यहाँ पर इसका इम्पैक्ट दिखने लगा था। ये सडन इम्पैक्ट इसका कुछ भी नहीं हुआ था इंडिया पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का, क्योंकि हमारे यहाँ वो परिस्थितियां नहीं थी, नेशनलिज्म नहीं था, और फ्रांस फ्रांस था, हम फ्रांस नहीं थे। और अपने यहाँ सर आंदोलन एक सीमित क्षेत्र में ही तो था ना। आंदोलन अपने जहाँ पे जो हुआ था वो मतलब शहरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहे। वो तो गांधी के आने के बाद जन आंदोलन बना है, वो जन आंदोलन बना है। उसके बाद ही देखिए वही बात है ना, कल हमने 3 स्टेप पढ़े थे ना, नेशनलिज्म हमारे यहाँ पर डेवलप होने के क्या फैक्टर थे और नेशनल रेवोल्यूशन डेवलप होने के क्या फैक्टर्स थे। तो उसमें सबसे लास्ट में जब वो ओवरऑल सारे सोसाइटल जितने फैक्टर्स हैं उन सबको कवर कब करने लगे, जब गांधी आए थे, उससे पहले नहीं करने लगे थे ना। चलिए अब एक क्वेश्चन ये है, व्हाई इट वाज ब्रिटेन। मैं बताऊं सर? यस सर क्योंकि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी अफ्रीका की तरफ से इंडिया की तरफ से रॉ मटेरियल ले लेके जा रही थी। अब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री डालनी थी, वो लोग वहां पे अपने खुद के नेशन में डाल रहे थे। और कुछ और सर इसमें वर्ल्ड वॉर का भी आ सकता है, वर्ल्ड वॉर की वजह से। वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1915 के आसपास, 14। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1800 का, थोड़ा लंबा है। तो फिर हमारा ये होता है इमोशनल होना। ब्रिटेन का इसके अंदर सर मेन तो यही था कि एक तो रॉ मटेरियल और जो इसकी कॉलोनीज थी उस वजह से मटेरियल मिलता था, मार्केट अवेलेबल था। और जो उसके पॉलिटिकल रीजन ये थे कि पॉलिटिकल में वहां पे स्टेबिलिटी थी, और दूसरा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी वहां पे हुआ था, वेरी गुड, जिसका कॉमर्शियलाइजेशन, वेरी गुड। ब्रिटेन का, और वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्रांति हुई थी की एक वो कहते हैं ना महान क्रांति जिसको बोलते हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसके बारे में सुना है क्या? 3G सुना है? गॉड ग्लोरी एंड गोल्ड। हाँ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ऐसा क्यों कहते हैं इसको? ब्रिटेन की महान क्रांति जिसको कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? ब्रिटेन की महान क्रांति महान क्यों थी? क्योंकि ये रक्त रंजित नहीं थी, यहाँ पर खून नहीं बहाया गया था, ये तलवार के दम पर नहीं लड़ी गई थी। ये ऐसी थी कि इन्होंने कुछ चीज सजेस्ट करी और वो चीज सजेस्टेड जो थी वहां के राजा ने मान ली। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के तरफ ही आगे बढ़े, ये संविधानवाद की तरफ आगे बढ़े, और वहां के राजाओं ने इस चीज को एक्सेप्ट करते थे। इट वाज ग्लोरियस रेवोल्यूशन। लिख देता हूं, आपका माइक म्यूट कर लीजिए। 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन एक बार स्टार्ट हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इट वाज किंग विलियम थर्ड, किंग विलियम थर्ड था जिन्होंने जो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट की पावर्स, ये जो शक्तियां थी, उनका इंक्रीमेंट या उनमें बढ़ोतरी को स्वीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और यही से स्टार्ट होता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन, मतलब वहां के लोग इस चीज के लिए डिमांड कर रहे थे कि पार्लियामेंट की पावर, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट का मतलब डेमोक्रेसी होता है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी, ये जिसको हम बोलते हैं जवाबदेही। यहाँ पर जवाब देना पड़ता है ना पार्लियामेंट में हर चीज का, कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये खर्चा किया तो क्यों किया। तो ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था किंग विलियम ने। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं। इससे क्या हुआ था मैं यहां पर लिख देता हूं। जो राजा की सरकार थी, गवर्नमेंट बिकेम मोर क्रेडिबल, इनकी क्रेडिबिलिटी डिसाइड की जाने लगी, मतलब इनकी जवाबदेहिता बढ़ गई थी गवर्नमेंट की। ठीक है, इसके साथ में
जब गवर्नमेंट क्रेडिबल होती गई तो फिर क्या हुआ होगा? देखिए, एक बात जो हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या मैं आपको अननेसेसरी यूपीएससी के सब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहता, पर हमेशा ये याद रखिएगा कि पूरा वर्ल्ड या जो पूरा सिस्टम है वो इकोनॉमी के बिना नहीं चलता। और इकोनॉमिक एक्सेस सबसे बड़ी चीज है, जो धुरी है अर्थव्यवस्था की, वो पूरे सिस्टम की, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरी पॉलिटी की, पूरी वर्ल्ड की, पूरे इंटरनेशनल रिलेशन की, वो ही एक्सेस है, इकोनॉमी। तो जब गवर्नमेंट क्रेडिबल होने लगी तो वहां पर एक चीज और आई होगी जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल रेवोल्यूशन, या फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के लिए हम एक और टर्म काम में लेते हैं, फिस्कल क्रेडिबिलिटी। राजकोषीय जवाबदेहिता यहां पर मेंटेन होने लगी थी। इस चीज को समझना, ये सारे पॉइंट्स एक बार समझते जाओ, उसके बाद आपको खुद को ऑटोमेटिक लग जाएगा कि हाँ, यहां पर वो परिस्थितियां थी कि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड हो सकता था कंट्री, हम नहीं हो सकते थे। फिस्कल क्रेडिबिलिटी हमारे यहाँ थी क्या? कितना टैक्स यहाँ पर कलेक्ट किया? हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल रेवोल्यूशन था क्या? कितना टैक्स, कितना जो टोटल रेवेन्यू है वो कलेक्ट हुआ, उसका क्या किया हमने? ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा इस साल की अगर हम बात करें, इनके आसपास क्या कर रहे थे हम यहाँ पर? हम ताजमहल बनवा रहे थे। जब फिजिकल क्रेडिबिलिटी होती है तो ताजमहल नहीं बनाया जाता। ठीक है, यही क्वेश्चन होता है ना कि पटेल की आपने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है तो उसके लिए फिजिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? डेमोक्रेसी में क्वेश्चन किए जाएंगे, वहां पर नहीं किए जाते थे। एक यहाँ पर एग्रेरियन रेवोल्यूशन हुआ था, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जो अभी किसी ने बताया भी था। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में दो चीजें हुई थी। ये किसी से मुक्त होने वाला रेवोल्यूशन नहीं था। ये जो हम हरित क्रांति टाइप की बात करते हैं ना इंडिया में, ग्रीन रिवोल्यूशन में जो बदलाव हुए थे, मतलब हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की तरफ क्या क्या चेंजेस हो सकते थे। तो ये था एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर का एडवांसमेंट होता है तो फिर क्या चीज होती है? बल्क में प्रोडक्शन होता है, और बल्क में प्रोडक्शन हुआ तो इसका मतलब हमारे पास जो लोग अदर देन एग्रीकल्चर सेक्टर में है उनको फीड करने के लिए हमारे पास फूड अवेलेबल है। हमारे पास इतना खाना उपलब्ध है कि लोग एग्रीकल्चर नहीं करें, उन्हें अपना खाना नहीं उपजाना था, मतलब उनको अपने लिए अनाज नहीं उपजाना था, तो वो किसी और सेक्टर में जा सकते थे, मतलब वो लेबरर्स हो सकते थे, क्योंकि उनके लिए देश में उत्पादन हो रहा था कि वो क्या खाएंगे, उनको ये टेंशन नहीं हो रही थी, वो परचेज कर सकते थे। तो ये बल्क प्रोडक्शन जो हुआ एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से, इससे एक टर्म मेरे यहाँ पर लिख देता हूं, टू फीड ऑल पॉपुलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं ना फूड सिक्योरिटी। ये फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर पाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। क्या यहां तक के पॉइंट समझ में आ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है। पॉपुलेशन की बात करते हैं, इस चीज को वापस से इंडिया से कनेक्ट करेंगे एक बार। पॉपुलेशन की बात करते हैं। 1500 एडी में ब्रिटिश जो पॉपुलेशन है वो 50,000 लोग थे। ये 1600 एडी में बढ़कर हो गए थे 2 लाख। ठीक है, और 1700 एडी की बात करें तो ये हो चुके थे 5 लाख। मतलब 200 सालों में ये 10% 10 टाइम्स बढ़ चुके थे, 10 गुना ज्यादा यहाँ की जनसंख्या बढ़ चुकी। अब इसको वापस से इंडिया से कनेक्ट करता हूं। एक टर्म यहां पर सुना है क्या? डेमोग्राफिक डिविडेंड।
यस सर। या जिसको हिंदी में बोलते हैं जननांकिकी लाभांश। जी सर। सुना होगा ना ये। कब तक के लिए इंडिया इस फेज में है कि हमारे यहाँ पर 70% पॉपुलेशन लेस देन 35 ईयर्स के लोग हैं। 70% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम की है, मतलब हमारे यहाँ पर यंगस्टर्स ज्यादा है। तो ये जननांकिकी लाभांश के फेज में उस टाइम पर ब्रिटेन था और उसका उसने फायदा उठाया। इन यूथ को उन्होंने यूज किया था और इनको काम में लिया था। हम यहाँ पर इसीलिए बहुत सारी जो योजनाएं हैं, इनको इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और बहुत सारी तरह की जो अटल सेवा केंद्र है, कौशल विकास केंद्र, और ये जो जितनी कौशल स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं हैं हमारे देश, वो इसीलिए चला रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ मोबाइल पर बैठकर टिकटॉक पे वीडियो बनाने की जगह आप कुछ स्किल सीखिए। आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो वर्ल्ड में बिकेगा, बट एटलीस्ट आप कहीं कुछ प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन अपनी इकोनॉमी में दें। तो उसको इन्होंने यूज किया था। लेकिन सर हो रहा उल्टा है। यहाँ तो हो रहा है उल्टा। पॉपुलेशन को मोबाइल में लगा करके ताकि सरकार का ध्यान ताकि सरकार से वो क्वेश्चन ना करे, मोबाइल में बिजी रहे। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन तो करने वाले क्वेश्चन करेंगे, और वही बात है अगेन कि इन सबको जागृत करने वाले राइटर्स, फिलोसोफर्स और हमारे यहाँ के जो इंटेलेक्ट्स होंगे वो उनको जागरूक कर देंगे। वो मोबाइल पर भी वही चीजें वायरल होने लग जाएगी जो जागरूकता के लिए जरूरी है। लेकिन सर एक डिफरेंस होता होगा ना, उस टाइम के जो हाँ, राइटर्स होते हैं वो बाइस्ड नहीं थे। वो आजकल बायस्ड बाइस्ड भी, यस यस, बायस्ड नहीं थे, ये भी सही बात है। एक और चीज है, इन्होंने जब यहाँ पर फिजिकल रिवोल्यूशन आया था, फिजिकल क्रेडिबिलिटी बढ़ी थी, तब फिनेंशियल इनोवेशंस हुए थे। फिनेंशियल इनोवेशंस का मतलब यहाँ पर प्राइवेटाइज न्यू बैंक्स आए थे। इसके साथ में एक और चीज आई थी, सेंट्रल बैंक, मतलब एक केंद्रीय बैंक जो बैंकों का बैंक होता है या आरबीआई टाइप की संस्था है, वो एस्टेब्लिश होने लगी थी कि इन सब बैंकों की मॉनिटरिंग करेगी। स्टॉक मार्केट डेवलप होने लगा था और ट्रेड की तरफ, ट्रेड के लिए मान लीजिए कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मुझे लोन कौन प्रोवाइड करेगा, और ये सारी चीजें इजी मनी की अवेलेबिलिटी होने लग गई थी। फिफ्थ थिंग आएगी एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन। ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन में क्या चीजें आएंगी? वो स्पिनिंग जेनी, स्टीम, भाप वाला इंजन, और ये जो सारी चीजें थी, ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन में आएगा। एक और चीज, एडम स्मिथ का नाम सुना है क्या? वेल्थ ऑफ नेशंस। हाँ, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी बोला जाता है ना, एडम स्मिथ को। लेसिस फेयर की जो कंसेप्ट दिया था, लेसेस फेयर की जो कंसेप्ट इन्होंने दिया है, एडम स्मिथ ने ब्रिटिश जो बैकग्राउंड है कि ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, उसके पीछे इन्होंने एक चीज बताई है एडम स्मिथ ने, दैट वाज रिवर्स एंड कैनाल्स। हमने देखा है ना कि जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वहां की ऐसी है कि वहां बहुत सारी रिवर्स है और कैनाल्स है, वो आपस में डिवाइडेड है। तो उस रिवर्स और कैनाल्स की वजह से ये होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चीप हो जाता है। हम भी अभी यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं ना इंडिया में, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के पीछे का एक रीजन ये भी है कि हम हमारे यहाँ पर जो अभी गुजरात में फेरीज वगैरह स्टार्ट करी है, आपने सुना होगा, तो जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो चीप होता है। सेवंथ पॉइंट पर आता हूं, कोल एंड आयरन के वहां पर अच्छे रिजर्व्स थे। कौन से एरिया में है अच्छे डिपॉजिट्स हैं? नॉर्थ साउथ वेल्स, यॉर्कशायर एंड लंकाशायर। और भी कई जगह हैं, बट आप अगर ये 3 नाम लिख देंगे दैट वुड बी सफिशिएंट, अगर ये पॉइंट आप यूज करते हैं।
एक और चीज मैं बता रहा हूं जिसको समझने की कोशिश करना, हाई वेज इकोनॉमी। ये देखिए, एक टर्म होता है बोल बचन। बोल बचन का मतलब होता है कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखना है, पर हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि इसकी डिमांड तो क्या है। वहां पर अगर हमें कभी हम आंसर छोड़कर नहीं आए, क्लियरली जब हमें ये चीज का समाधान हो गया कि मुझे तो नहीं आ रहा, पर फिर भी आंसर तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही मुझे आना है, उस कंडीशन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें वहां पर लिख देनी होती है, और वो कचरा नहीं हो, लॉजिकल बात हो। तो वैसे बोल बचन के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए। तो एक हाई वेज इकोनॉमी के होने से मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ इस चीज को, फिर एक बार में आप लोगों को समझा दूंगा। ये यहाँ पर डेवलप हो गई थी 17th एंड 18th सेंचुरी में। इसने किया था सेंट्रल लिटरेसी स्किल एंड ट्रेड स्किल्स। देखिए, एक बात याद रखिएगा, हाई वेज इकोनॉमी अगर कभी भी होगी कि वहां पर एक लेबर मार्केट है, उसमें वेज की रेट बढ़ जाती है। उसके बढ़ने से ये चीज होगा कि ओवरऑल लोगों के पास एक्सपेंडिचर करने के लिए अच्छा पैसा हाथ में आएगा। जो मजदूर वर्ग है उसके पास खर्चा करने के लिए पैसा अच्छा है। और दूसरी चीज ये होगी कि वो जो एक्सपेंडिचर है, अगर हम एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि इंसान जो ह्यूमन है बाय डिफॉल्ट सबसे पहले अपनी जान बचाता है, सेकंड नंबर पे अपना पेट भरता है, तीसरे नंबर पर अपना परिवार बसाता है, फोर्थ पर लग्जरी आती है कि वो लग्जरी की तरफ फोर्थ पर बढ़ता है। तो जब हाई वेज इकोनॉमी में लोग पहुंच चुके होंगे तो वहां पर लिटरेसी की डिमांड बढ़ी थी, और जब आप हाई वेजेस पे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, उनकी डिमांड बढ़ी थी। तो उन स्किल्स की डिमांड डेवलप होने लगी थी, और स्किल्स की ट्रेनिंग देने वाले ये जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, जो लॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, वो डेवलप होने लगे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं वापस से अच्छे पढ़े हुए लोग जब आपके सिस्टम में वापस से अवेलेबल हैं, तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ दी थी। अब मैं एक बात और करूं, अगर सोसाइटल कंडीशंस ऐसी क्या हो सकती हैं और ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हो सकती है, क्या एक चीज को इंटरकनेक्ट कर सकते हो अपने से? अगर थिंकिंग डेवलप की बात करें, थिंकिंग डेवलपमेंट की, क्या धर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्रिश्चियनिटी की बात को सोचो, हम अपने धर्म की नहीं सोचे। सर वो तो क्रिश्चियन जो मिशनरीज आते थे, ऑब्वियसली बात है कि साथ में कुछ ना कुछ यहाँ लेके ही जाते थे। उनका तो मोटिव धर्म के हिसाब साथ साथ चलता था। व्हाइट वो मैन बड़ा धर्म का एक्सपेंशन था, पर एक चीज को रियलाइज करो, क्या उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्रिश्चियन धर्म की प्रैक्टिसेस को आप कंपेयर करें हिंदू धर्म की प्रैक्टिसेस या अदर इंडियन धर्म रिलीजन लाइक मुस्लिम रिलीजन है, ये चीजें हैं, क्या इनके कंपैरिजन में वहां पर ज्यादा फ्रीडम है? क्रिश्चियन सोसाइटी ज्यादा ओपन होती है? क्या जी क्रिश्चियन धर्म ज्यादा ओपन होता है? तो जब ज्यादा ओपन सोसाइटी होगी तो वो ज्यादा एडोप्टेबल होगी, किसी भी नई चीज को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, जल्दी सीखने की तरफ उनका ध्यान होता है। और जो वर्क फोर्स है, काम करने वाली जनसंख्या है, मैं दो टर्म काम में ले रहा हूं, एक होता है कार्यशील और एक होता है कार्यभार। तो जो वर्क फोर्स है उसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही थी, मतलब वो अवेलेबल होती थी फॉर द वर्क, क्योंकि वहां पर ओपननेस ज्यादा थी, इक्वल सोसाइटी ज्यादा थी। हमारे धर्मों में ऐसा नहीं होता है, पर्दा प्रथा और ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं जो रिलीजियस बेस्ड हैं, और रिलीजन के बेसिस होने की वजह से ये क्वेश्चन आ सकता है। इट इज नॉट द सिंगल रीजन, पर अगर ये आ जाए कि क्या धर्म वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, तो उसको प्रूव कर देना इससे, ये क्वेश्चन छोड़कर मत आना।
सोशल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर में लिख रहा हूं, ये था एन एनक्लोजर मूवमेंट ऑफ ब्रिटेन। यहां पर यह हुआ था कि जितनी, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, जो सरकारी जमीन है, जो चारागाह वगैरह की जमीन थी या कॉमन लैंड जिसको कहा जाता था, उस कॉमन लैंड को लोगों ने फॉर्मली और इनफॉर्मली, मतलब लट के दम पर या आपस में समझौता करके उसको एनक्लोजर, मतलब उसके आसपास बाड़ाबंदी कर दी थी, और बाड़ाबंदी करके वहां पर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी थी, जो सरकारी जमीन पहले हुआ करती थी। तो इसने जो लैंड होल्डर्स हैं उनका एक नई कम्युनिटी बनाई थी। जो लैंड होल्डर्स हैं वो ज्यादा पैसा अर्न कर सकते थे। एक सोसाइटल बातें कर रहे हैं हम कि सोसाइटी में ऐसा क्या था, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। अगेन धर्म पर बात आती है। हिंदू धर्म क्या सजेस्ट करता है कि सब मोह माया है, सब छोड़ दो। ये ऐसा सजेस्ट नहीं करते हैं, ये सब कुछ छोड़ने का सजेस्ट नहीं करता था क्रिश्चियनिटी। वो हमेशा भोग करने की तरफ या भोगने की तरफ आपको पुश करती है। तो ये कैपिटलिस्ट पूंजीवादी समाज हुआ करता था। प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो यहाँ पर काफी समय से अच्छे थे। मतलब प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर एक टाइम से यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते थे, सरकार द्वारा मान्यता उनको दी जाती थी। और यहाँ पर एक और चीज डेवलप हुई थी जो थी औद्योगिक समाज। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो डेवलप होने लगी थी, उस चीज को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। कहीं कहीं ज्योग्राफिकल रीजन इसके लिए था क्या, ज्योग्राफिकल रीजन में अगर पूछेंगे तो इसके लिए क्या आएगा, जल्दी से याद करो। ब्रिटिश मैप। मैं बताऊं? क्या वहां पर इतनी जमीन अवेलेबल है कि वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो सकते थे? सर ज्योग्राफिकल में तो क्लाइमेटिक और टेम्परेचर सुटेबल था वहां पे। बिल्कुल। है ना? किस चीज के लिए? सर इंडस्ट्री के लिए। हाँ। और एग्रीकल्चर के लिए भी। एग्रीकल्चर इतना तो नहीं था पर लैंड अवेलेबिलिटी कम है ना, लैंड अवेलेबिलिटी, ओवरऑल जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो कम है। हाँ। तो वो तो वहां पर वो फैक्टर नहीं था। मतलब इसका पॉजिटिव उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो अवेलेबल नहीं है उसको छोड़ो ना, जो अवेलेबल है उस चीज को देखो। इंडियन क्लाइमेट जो है वो मॉनसूनल है, और ये चीज आपने पढ़ी होगी कि बाय डिफॉल्ट मॉनसूनल क्लाइमेट होने की वजह से हमारे यहाँ पर लोगों को आलस ज्यादा आता है, हाँ। उतने एक्टिव नहीं रह पाते। या हम खुद भी रियलाइज करते हैं कि सर्दियों में हम जितने एक्टिव रहते हैं, बारिश के सीजन में हम उतने एक्टिव नहीं रहते। तो ये सोसाइटल और ज्योग्राफिकल रीजन इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, इस चीज को एक बार और अच्छे से पढ़ना और इस आंसर को लिखने का ट्राई करना।